Welcome to my channel KPS Khariwal Political Studio. I am शिप्रा खारीवाल. वेलकम यू ऑल इन माय चैनल. आज हम करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे. ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ 2023 में एमसीक्यू पेपर हुआ था. पूरा ही पेपर एमसीक्यू था. इसमें 40 क्वेश्चंस आए थे. तो हम वो पूरा पेपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन पे के पैटर्न पे हुआ था वो रिवाइज़ करने वाले हैं. ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस बनारस सेशन इन 1905. 1905 में कांग्रेस का जो बनारस सेशन हुआ था उसको उस सेशन की किसने अध्यक्षता की थी. ठीक है, तो इस सेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने. किसने अध्यक्षता की थी इस सेशन की? गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सेशन की अध्यक्षता की थी. क्लियर है चीज़ें. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम. सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय तिलक. मतलब इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन तिलक के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किया गया. ठीक है, तिलक का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक. क्या था? बाल गंगाधर तिलक. अच्छा, इन्होंने कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं किया था बताएं. आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. इन्होंने सदर्न एजुकेशन सोसाइटी को इस्टेब्लिश नहीं किया. फर्गूसन कॉलेज पुणे में इस्टेब्लिश किया गया है. बाल गंगाधर तिलक ने इस्टेब्लिश किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है बट मैं बता देती हूँ. डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में. डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को कब इस्टेब्लिश किया था? 1884 में. किसने इस्टेब्लिश किया था? बाल गंगाधर तिलक ने. न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 में. न्यू इंग्लिश स्कूल को 1880 में इस्टेब्लिश किया गया था. किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. सदर्न एजुकेशन सोसाइटी को किसने इस्टेब्लिश किया? ठीक है, वो बाल गंगाधर तिलक ने इस्टेब्लिश नहीं किया. तो इसका सही आंसर क्या होगा? सदर्न एजुकेशन सोसाइटी. क्लियर है चीज़ें. तो ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर. इस तरह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं. ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के पेपर में. हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. वेरी सिंपल आंसर. दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के रूप में. किसको जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी. इन्होंने कौन सी थियरी दी थी? ड्रेन थियरी दी थी. महात्मा गांधी ने सत्याग्रह दिया था. गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में. और बाल गंगाधर तिलक के बारे में अभी हमने पढ़ा है. ठीक है. हु इज़ रिगार्डेड एज द सन एंड स्टूडेंट ऑफ ब्रह्मा जी. सन एंड स्टूडेंट ऑफ ब्रह्मा जी किसको कहा जाता है? सन एंड स्टूडेंट ऑफ ब्रह्मा जी किसको कहा जाता है? मनु को कहा जाता है. मनु की बुक का नाम मनुस्मृति. मनु ने कौन सी थियरी दी? सप्तांग थियरी दी. क्लियर है चीज़ें. ठीक है, मनु को अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे. ओके. अकॉर्डिंग टू मनु द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी. अच्छा, मनु ने जो थियरी दी उसमें मिनिस्टर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनु ने ना बहुत सारी थियरी दी. सप्तांग थियरी दी है. ठीक है, इसके बाद उन्होंने स्टेट को किस तरह से चलाना है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट की थियरी भी दी है. उसमें उन्होंने राजा के कार्य भी बताए हैं. उसी में बताया है कि मनु जो है उसमें मनु ने किस पे फोकस किया है? नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? तो 7 to 8 होने चाहिए. नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? 7 to 8 होने चाहिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो राजा के आसपास रहेंगे कितने होने चाहिए? 7 to 8 होने चाहिए. तो सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा. क्लियर है. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज डिस्कस्ड सप्तांग थियरी ऑफ द स्टेट. किन किन थिंकर्स ने सप्तांग थियरी के बारे में बोला है? ऑब्वियसली शुक्रा, मनु एंड कौटिल्य. ये तीनों ही क्या थे? एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर थे. इन तीनों ही ने ही सप्तांग थियरी के बारे में बताया है. मेरी एक वीडियो भी है सप्तांग थियरी पर, आप उसको देख भी सकते हैं. क्लियर है चीज़ें. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, कौन से थिंकर ने बात की है सप्तांग थियरी पर? शुक्र, मनु एंड कौटिल्य ने बात की है. क्लियर है चीज़ें. ठीक है. इन कौटिल्याज कंसेप्ट ऑफ स्टेट. कौटिल्य का जो कंसेप्ट था इन कौटिल्याज कंसेप्ट ऑफ स्टेट द पोजीशन ऑफ समाहर्ता
समाहर्ता इज इक्वल टू, समाहर्ता किसको कहा गया है? रक्षा मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को समाहर्ता कहा गया है। किसको कहा गया? कौटिल्य के कंसेप्शन के अकॉर्डिंग समाहर्ता रक्षा मंत्री, डिफेंस ऑफिसर जो होगा वो समाहर्ता की पोजीशन पर रहेगा। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। When did राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश ब्रह्मो समाज को? राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय एक क्या थे? रिफॉर्मर, रेनेसां के रूप में देखा जाता है, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के रूप में इनको देखा जाता है। इन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए काफ़ी कुछ किया। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1829 में, सती प्रथा को अबॉलिश किया। ठीक है, कब किया? कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? आप कमेंट सेक्शन में पिन ज़रूर करेंगे। यही एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं इस बार के पेपर में। क्लियर है चीज़ें? विच फैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच फैक्ट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग राजा राम मोहन राय? 4 फैक्ट दे रखे हैं, कौन सा ट्रू नहीं है? पढ़ लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1772 इन बंगाल, वो 1772 में बंगाल में बॉर्न हुए थे। ठीक है, 1772 में कहाँ पे बॉर्न हुए थे? राजा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1772 में कहाँ पर बॉर्न हुए थे? बंगाल में बॉर्न हुए थे। हिज रियल नेम वॉज मूल शंकर, उनका रियल नेम क्या था? मूल शंकर था। ही फाउंडेड आत्मीय सभा इन द ईयर 1815। ही ट्राइड टू अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? इनमें से ऑप्शन नंबर 2 ट्रू नहीं है। हिज रियल नेम वॉज मूल शंकर। ठीक है, उनका रियल नेम मूल शंकर था, ये सही नहीं है। मूल शंकर किसका नेम था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नेम था। और अभी मैंने पूछा उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट की। कौन से ईयर में की? 1875 में की, 1875 में की। राजा राम मोहन रॉय ने किसको अबॉलिश किया? ये भी क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, आंसर मैं ही कर देती हूँ। सती प्रथा को अबॉलिश किया, सती प्रथा को अबॉलिश किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में। ठीक है, किसकी हेल्प से? सती प्रथा पर बैन लगवाया बाय लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि उस समय अपने गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उनके द्वारा बैन लगवाया गया किस पर? सती प्रथा पर। कब? 1829 में। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की जो फेमस बुक है कौन कौन सी हैं? अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, परसेप्शन ऑफ जीसस। ठीक है, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म याद कर लेना, गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस्ट। ठीक है, 1809 में लिखी गई। परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 की बुक्स हैं। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ हम और भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट वो स्टार्टेड बाय, शुद्धि मूवमेंट क्या था? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? शुद्धि मूवमेंट जान लेते हैं पहले क्या था। शुद्धि मूवमेंट जो था ना, एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। शुद्धि मूवमेंट क्या था? एक समाज को सुधारने वाला एक मूवमेंट था। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख लीडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद इस आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया? स्वामी श्रद्धानंद ने इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, शुद्धि मूवमेंट था क्या? और समाज सुधार आंदोलन तो था ही। जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे थे ना, दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लेके आना क्या कहलाया? शुद्धि मूवमेंट कहलाया। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? तो 4 ऑप्शन में आपको साफ साफ पता चल रहा है आंसर क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? शुद्धि मूवमेंट क्या था? एक समाज सुधार आंदोलन था। जो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, हिंदू धर्म के लोग, उनको वापस कौन से धर्म में लाना था? उनको वापस हिंदू धर्म में लेकर आना था। दिस इज कॉल्ड शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, शुद्धि आंदोलन। हु फाउंडेड शांति आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को 1898? 1898 में शांति आश्रम सैन फ्रांसिस्को में किसने बनाया? ठीक है, किसने फाउंड किया? कौन सा आश्रम? शांति आश्रम। ठीक है, तो शांति आश्रम किसने बनाया भाई? स्वामी विवेकानंद ने शांति आश्रम को बनाया। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में एक जगह थी, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। सैन फ्रांसिस्को में कौन सी जगह थी? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने वेदांता सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को 1990 में बनाया, और शांति आश्रम को सैन फ्रांसिस्को में 1898 में बनाया। तो आफ्टर स्वामी विवेकानंद फाउंडेड दी वेदांता सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया।
इन सैन फ्रांसिस्को इन 1990। क्लियर है चीज़ें। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बनाया, शांति आश्रम को बनाया। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। 1898 में, 1898 भी है, ठीक है, क्लियर है। हु डिड महात्मा गांधी कंसीडर्ड हिज पॉलिटिकल गुरु। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, महात्मा गांधी ने किसको अपना पॉलिटिकल गुरु माना, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। क्लियर है चीज़ें, ओके। हु स्टार्टेड शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल। शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल को किसने स्टार्ट किया, कहाँ पर स्टार्ट किया और किसने स्टार्ट किया, दोनों चीज़ पढ़ लेते हैं। शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को पब्लिक फेस्टिवल के रूप में स्टार्ट किया गया 1893 में। कब स्टार्ट किया गया, 1893 में, ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल स्टार्टेड, जो गणपति फेस्टिवल है वो 1893 और जो शिवाजी फेस्टिवल है उसके 2 साल बाद 95 में स्टार्ट किया गया शिवाजी फेस्टिवल को, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया गया 1895 में, छत्रपति शिवाजी को ऑनर करने के लिए, और महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया। मेनली स्टार्ट करने का फोकस क्या था, ताकि जो कॉमन पीपल है उनको नेशनल मूवमेंट के साथ जोड़ा जा सके, ठीक है। इसीलिए उन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को स्टार्ट किया महाराष्ट्र में एज अ पब्लिक फेस्टिवल के रूप में। गणपति फेस्टिवल 1893 और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में स्टार्ट किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन नॉट फाउंडेड बाय तिलक, ठीक है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन है जो तिलक के द्वारा नहीं बनाई गई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन है जो तिलक के द्वारा नहीं बनाई गई। इसका जो आंसर है बच्चे, इसका आंसर, इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत है। इसमें कई सारे आंसर है जिसमें ये बताया गया है पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय तिलक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होम रूल लीग आना चाहिए, नॉट नहीं आएगा, यही एक आंसर मिल रहा है इसका। क्लियर है चीज़ें। तो कौन सी ऐसी पार्टी थी जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो तिलक के द्वारा बनाई गई थी, इंडियन होम रूल लीग। क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी किया था हमने दादा भाई नौरोजी का एक क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सेकंड क्वेश्चन आ गया। ड्रेन थियरी किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने दी। डिस्कस कर लेते हैं ड्रेन थियरी है क्या, एक्चुअली ड्रेन थियरी है क्या, ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ड्रेन थियरी किसको कहते हैं, देखो ये जो ड्रेन थियरी है, इस थियरी के अकॉर्डिंग जो अंग्रेज़ लोग थे, जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में, वो इंडिया की जो प्रॉपर्टी थी, इंडिया का जो धन था, इंडिया की जो संपत्ति थी, उसको इंडिया से बाहर ले जा रहे थे, ठीक है। जिससे गरीब जो पुअर पीपल थे वो और पुअर होते जा रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने इसी चीज़ को अपनी एक बुक में लिखा। उनकी बुक का फेमस बुक थी, उनकी बुक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इस चीज़ को बढ़िया से समझाया है कि किस तरह से अंग्रेज़ भारत से उसका वेल्थ बाहर लेके जा रहे थे। इस पूरी थियरी को ही क्या कहा गया है, ड्रेन थियरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ कहा गया है। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। तो ड्रेन थियरी किसने दी, दादा भाई नौरोजी ने दी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। मनु सपोर्ट्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, मोनार्कियल सिस्टम एज एनविसेड बाय मनु इज़ रेलिवेंट इवन टुडे। मतलब मनु जो शासन के राजतंत्र स्वरूप का समर्थन करती हैं। मनु मतलब जो राजा राज करता था उसके कौन से रूप का समर्थन या उसके कौन से रूप का सपोर्ट करते हैं, तो वो राजतंत्रात्मक मतलब मोनार्कियल फॉर्म का सपोर्ट करते हैं। और दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरे मन्नू की राजतंत्रात्मक धारणा आज भी प्रासंगिक है। क्या मन्नू की राजतंत्रात्मक धारणा आज भी चल रही है, ये जो मन्नू ने उस समय दी थी। तो स्टेटमेंट देख लो भाई, स्टेटमेंट ए तो रॉन्ग है और स्टेटमेंट बी करेक्ट है। ये कौन से ऑप्शन में है आप देखो, स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ करेक्ट। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कैसे है। देखो जो ए स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग। पहले देखते हैं ए स्टेटमेंट में क्या है, राजतंत्रात्मक। मनु का जो सिस्टम था वॉज नॉट एग्जैक्टली, वो मोनार्कियल सिस्टम नहीं था। हमने डिस्कस किया है
जो ये पूरी पृथ्वी बनाई गई है ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई है। मन्नू को क्या कहा गया? ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो वो सपोर्ट करते ही नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एग्जैक्टली वो सपोर्ट नहीं करते। वो किस चीज़ को बता रहे हैं? इट एम्फसाइज द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रूलर। उसमें साफ साफ बताया गया है मन्नू के द्वारा कि एक राजा की उसके प्रजा के प्रति क्या ड्यूटीज़ रहेगी और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, उसमें साफ साफ बताया गया है। मन्नू का सिस्टम क्या है, मन्नू के जो रूलर हैं वो किस पर चलेंगे? वो धर्मा पे चलेंगे, ठीक है। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मन्नू ने एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं किया। और बी करेक्ट कैसी है? बी में बताया गया है मन्नू राजतंत्रात्मक धारणा। क्या मन्नू की जो धारणा थी जो उस समय उन्होंने दी सिस्टम के बारे में, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्या वो सही है? देखो मन्नू ने जस्टिस की थियरी दी, गवर्नेंस की थियरी दी, ड्यूटीज़ बताई, उन्होंने साम दाम दंड भेद की थियरी दी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 6 फोल्ड पॉलिसीज़ भी बताई जो आज के समय में स्टिल रेलिवेंट टुडे, आज के समय में भी क्या है? रेलिवेंट है। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की थियरी दी। तो स्टेटमेंट ए रॉन्ग है और बी करेक्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फिलॉसफी फॉर्म द बेस ऑफ रिलीजियस थॉट ऑफ मन्नू। मन्नू का जो रिलीजियस थॉट है, मन्नू का जो धार्मिक चिंतन है, ठीक है, उस धार्मिक चिंतन उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, कहाँ से निकला है? ये न्याय से निकला है, ठीक है। मनु चाहते हैं सबके लिए क्या हो? समान न्याय हो, मतलब अकॉर्डिंग उन्होंने जो वर्णा सिस्टम दिया उसके अकॉर्डिंग न्याय हो। तो मनु का जो ये सिस्टम है वो किससे निकला है? धर्म का न्याय, ठीक है। बेस क्या है उसका? न्याय, ठीक है। कौटिल्य का रियल नेम चाणक्य। कौटिल्य का रियल नेम क्या है? चाणक्य। क्लियर है चीज़ें? कौटिल्य का रियल नेम क्या है? चाणक्य, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बताएं, जो मन्नू है, मन्नू कौन सी थियरी को सपोर्ट करते हैं? डिवाइन थियरी को सपोर्ट करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को सपोर्ट करते हैं? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट हैज़ बीन गिवन बाय कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा 4 है ना ऑप्शन, इवोल्यूशनरी, पावर, कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन थियरी। मन्नू ने कौन सी ओरिजिन ऑफ स्टेट की थियरी दी है? डिवाइन थियरी के बारे में बताया है भाई, या पावर थियरी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट, या कौन सी थियरी के बारे में, ठीक है। तो मन्नू ने तो बताया डिवाइन थियरी। मनु ने बोला है जो स्टेट का ओरिजिन हुआ है वो डिवाइन थियरी से, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से जो वर्णा निकले हैं, शोल्डर से निकले हैं, पैरों से निकले हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बताया है। तो वो तो डिवाइन थियरी हो गया। राजा कहाँ से निकला है? मुख से निकला है, ठीक है। राजा कहाँ से निकला है? शोल्डर से निकला है, मुख से ब्राह्मण्स निकले हैं। तो इस तरह से वो तो डिवाइन थियरी के बारे में बता रहे हैं। कौटिल्य कौन सी थियरी को सपोर्ट कर रहे हैं? कौटिल्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्लियर है चीज़ें? कौटिल्य कौन सी थियरी को सपोर्ट कर रहे हैं? स्टेट के ओरिजिन की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। क्लियर? 21 क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर इन्फ्लुएंस द व्यूज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा जैसी प्रथा को बैन किया, विडो रीमैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, मतलब गर्ल एजुकेशन पर फोकस किया। तो उनके जो ये विचार थे, ठीक है, उन्होंने एक तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान रखा हुआ था, उन्होंने अलग अलग लिटरेचर को पढ़ा था, अलग अलग धर्मों के ग्रंथ को पढ़ा था। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि वुमेंस को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मनु के जो विचार थे कौन कौन से थिंकर्स से इन्फ्लुएंस्ड थे? देखो मनु के जो विचार थे कौन कौन से थिंकर्स से? जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, थॉमस पेन, इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे। किसके विचार? मनु के विचार, ठीक है। क्लियर है चीज़ें? तो इसका आंसर क्या होगा? मनु के जो विचार थे, सॉरी मनु बोल रही हूँ, राजा राम मोहन रॉय के जो विचार थे कौन कौन से थिंकर्स से इन्फ्लुएंस थे? राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान ले रखा था, फिर से बता रही हूँ, राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारी लिटरेचर को पढ़ा हुआ था। राजा राम मोहन रॉय के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहीं किसी लिटरेचर में ये नहीं लिखा था कि वुमेंस को एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए या वुमेन को उनके हस्बैंड के मरने के बाद सती हो जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सती प्रथा को बैन करने के लिए मतलब कोशिश की और 1829 में सती प्रथा को बैन भी करवाया गया। तो राजा राम मोहन रॉय कौन से थिंकर से इन्फ्लुएंस थे? जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम एंड थॉमस पेन। और इनमें से एक थिंकर का नाम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और वो थिंकर कौन से हैं? वो है बेंथम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंथम हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना 22 क्वेश्चन कौन सा है?
चूज़ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट है ही वॉज बॉर्न इन बंगाल। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म बंगाल में नहीं हुआ था, बल्कि उनका जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा गांव में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के टंकारा गांव में 1824 में हुआ था। उनका ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर था। उनका ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर था। और ऑफन उनके जो सुधार थे, वो हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहते थे सुधार कार्य भारत के लिए, तो उनको क्या कहा जाता था? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। किसको जाना जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती को। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब उनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता था? बिकॉज ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर के रूप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा गांव में 1824 में। और उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था, बताइए, मूलशंकर। मूल नाम मूलशंकर। क्लियर है? याद रखेंगे ये। ओके, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अराइज अवेक एंड डोंट रेस्ट अंटिल द एम इज अचीव्ड। हु स्टेटमेंट इज दिस? ये स्टेटमेंट किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। ये मैंने अपने वीडियो में भी डाली है। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद की मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप वो ज़रूर देखें। पेपर में जाने से पहले आपको रिवीजन मिल जाएगी, वो रिवीजन वीडियो है। ठीक है, उस वीडियो से आपकी रिवीजन हो जाएगी। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। क्लियर है चीज़ें? क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट एजुकेशन बिल इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1911? 1911 में, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट जो एजुकेशन बिल था किसने प्रेजेंट किया? किसने प्रेजेंट किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेजेंट किया। मेन एम क्या था इसको प्रेजेंट करने के पीछे? इसका मेन एम था इंट्रोड्यूस करना कंपलसरी और प्राइमरी एजुकेशन इंडिया में। इसीलिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1911 में एक बिल पेश किया गया एजुकेशन के लिए। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्लियर है? 25वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 25वां क्वेश्चन, ठीक है, 25वां क्वेश्चन किसको बताता है? नेशनल यूथ डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सभी को पता है नेशनल यूथ डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को। हर साल कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी एज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। वी एवरी ईयर सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे इन इंडिया। ठीक है, ऑन विच डेट? 12 जनवरी। ठीक है, एवरी ईयर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे इसको नेशनल यूथ डे के रूप में। क्लियर है चीज़ें? राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, 26 क्वेश्चन कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन रहेंगे, हम 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये सारे क्वेश्चन ना आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं 2023 के। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके साथ कुछ हम फैक्चुअल चीज़ें भी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी हर एक टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी। ठीक, 26 क्वेश्चन कौन सा है? तिलक्स कंसेप्ट ऑफ स्वराज इज़ नॉट सोर्स ऑफ। तिलक का जो कंसेप्ट था स्वराज का, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ? वो वैदिक स्वराज नहीं था, मतलब वेदों से नहीं आया। क्लियर है चीज़ें? मतलब उनका जो कंसेप्ट था तिलक का, वो उन्होंने वेदों से नहीं लिया। क्लियर है? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ना, उन्होंने वेदों की बात कही थी। उन्होंने बोला था वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, उनका जो स्वराज का आइडिया था वो वेदों से आया था, बट तिलक का जो कंसेप्ट था वो वेदों से नहीं आया। क्लियर है चीज़ें? क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर लिबरल थिंकर? इनमें से कौन से लिबरल थिंकर हैं? लिबरल मतलब उदारवादी, आराम से अपनी बात मनवाने वाले अंग्रेजों से। कौन से थिंकर्स हैं लिबरल थिंकर कहे जाते हैं? ठीक है, अब इनमें से सारे ही लिबरल थिंकर है गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी। ऑल दीज वर कंसीडर्ड एज लिबरल, उदारवादी विचारक थे। क्यों थे? क्योंकि ये अपने रिफॉर्म्स को जो अचीव करना चाहते थे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, एजुकेशन, पिटीशन, डिस्कशंस एंड धीरे धीरे जो ग्रेजुअल चेंज बोलेंगे ना हम जिसको, उसके थ्रू ये मतलब अपने जो चीज़ें मनवाना चाहते थे या अपने जो बातें मनवाना
करना चाहते थे, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू अचीव करना चाहते थे, इसीलिए ये क्या थे, लिबरल थिंकर्स थे। क्लियर है। 28th क्वेश्चन कर लेते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, 28वां, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन मनुस्मृति। मनुस्मृति में कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर 12 चैप्टर्स इन मनुस्मृति। 12 अध्याय हैं मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। ठीक है, अब इनमें क्या क्या बताया गया है इन 12 अध्याय में, कुछ मैं बता देती हूँ। टीचिंग्स हैं लॉ के बारे में, सोशल आइडियाज़ बताए गए हैं, ड्यूटीज़ बताई गई हैं, मोरालिटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो स्टेट में रहेगी, राजा के क्या कर्तव्य रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन 12 चैप्टर्स में जो कि मनुस्मृति ने दिए हैं इन 12 अध्यायों में बताई गई हैं। क्लियर है चीज़ें। 29th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 29th क्वेश्चन में क्या बता रखे हैं, एज पर कौटिल्याज जुडिशियल सिस्टम कंटका शोधन कोर्ट्स डील विद। कंटका शोधन न्यायालय किससे संबंधित है? क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, अब ये जो कंटक शोधन है, शोधन कंटक, कंटक का मतलब कांटे, थ्रोन्स। ठीक है, स्टेट में जो थ्रोन्स है, स्टेट में जो कांटे हैं उनको रिमूव करना है। सोसाइटी में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, करप्शन या चिटिंग फैलाने वाले लोग हैं, या हार्मफुल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, उनको क्या करना है? रिमूव करना है। तो याद रहेगा, कंटक शोधन मतलब कांटे, थ्रोन्स को रिमूव करना। थ्रोन कौन है? जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? कंटक शोधन मतलब क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, जो भी करते हैं उनको रिमूव करना। तो कंटक शोधन कोर्ट किससे डील करती है? क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, मतलब क्राइम करने वाले लोगों को स्टेट से रिमूव करने से ये डील करती है। क्लियर है चीज़ें। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बता रखा है, हु इज़ फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। वेरी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जर्नलिज्म के फादर किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय। कई क्वेश्चंस आ गए हैं राजा राम मोहन रॉय पे, तो आप ये टॉपिक बढ़िया से करके जाएंगे। मैंने वीडियो भी डाली हुई है राजा राम मोहन रॉय में, शॉर्ट वीडियो है पर आप देख सकते हैं, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। हु इज़ द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इनको ये टाइटल दिया गया था बिकॉज इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर की एडिटिंग की थी। हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ, जैसे संवाद कुमुदी हो गया, बंगाली न्यूज़पेपर था, ये स्टार्ट हुआ था 1821 में। याद रखेंगे 1821 में कौन से लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था? बंगाली न्यूज़पेपर, संवाद कुमुदी। ठीक है, मिराटू अखबार, मिराचुअल अखबार। ठीक है, पर्शियन न्यूज़पेपर था, स्टार्ट हुआ था 1822 में। ब्राह्मणिकल मैगजीन, इंग्लिश जर्नल था। ठीक है, इन तीनों में ही एडिटिंग का काम किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही प्रकाशित किए गए न्यूज़पेपर थे। क्लियर है चीज़ें, न्यूज़पेपर थे। ठीक, 31st क्वेश्चन कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, या कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में? कितने अध्याय है? 14 अध्याय हैं। सत्यार्थ प्रकाश में कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। क्लियर है चीज़। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती की फेमस बुक है कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। 14 चैप्टर्स में डिवाइड है। क्लियर है चीज़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंच गए हैं हम, बस 8 ही क्वेश्चंस बाकी हैं, कर लेते हैं फटाफट, आपकी रिवीजन हो जाएगी। वेलबी कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। वेलबी कमीशन किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? देखो ये ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। 1895 में इस्टेब्लिश होता है। कब इस्टेब्लिश होता है वेलबी कमीशन? 1895 में इस्टेब्लिश किया जाता है वेलबी कमीशन को। ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया जाता है? 1895 में इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, टू रिव्यू इंडो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशन। इंडो ब्रिटिश आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। मतलब भारत में जो खर्चे कर रहे थे ना ब्रिटिश प्रशासन, उसका खर्च का भार कहाँ पर आ रहा था? इंडियंस पर आ रहा था। तो इस पूरी चीज़ की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया 1895 में। ठीक है, उसी कमीशन को क्या कहा गया? वेलबी कमीशन कहा गया। क्लियर है चीज़ें, इसीलिए लिखा गया है टू रिव्यू इंडो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वेलबी कमीशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर 33 क्वेश्चन ये रहा।
ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है भाई? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल। कौन थे ये? वैलेंटाइन शिरोल कौन थे? वैलेंटाइन शिरोल कौन थे? इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, कौन थे ये वैलेंटाइन शिरोल? बाल गंगाधर तिलक इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और इनको एक उपाधि दी गई थी और उसी उपाधि को क्या कहा गया? वैलेंटाइन शिरोल कहा गया। दिस टाइटल वॉज गिवन टू हिम बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था ये टाइटल। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको दिया गया था वैलेंटाइन शिरोल के नाम से। क्लियर है चीज़ें? 34th क्वेश्चन कर लेते हैं। विच बुक इज़ नॉट रिटन बाय दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी भारत की जो आर्थिक समस्याएं हैं ना, उन पर चर्चा करने वाले मुख्य नेताओं में से एक थे। इन्होंने बुक लिखी थी। इनके द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? ठीक है, इनके द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? बताएं, इनके द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? किसी का आंसर पता है? देखो, मैंने यहाँ करेक्शन किया है पॉवर्टी इन इंडिया, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। क्लियर है चीज़ें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बाकी ये सारी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अनरेस्ट रूल इन इंडिया, अनरेस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ इंडिया। देखो स्लाइटली डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 1 में पॉवर्टी इन इंडिया की जगह क्या होना चाहिए? पॉवर्टी ऑफ इंडिया। पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी। और आंसर क्या होगा? पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, 34th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पॉवर्टी इन इंडिया, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनुस्मृति इज़ नॉट करेक्ट? मनुस्मृति में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? मनु सपोर्ट्स अनार्की। मनु सपोर्ट्स अनार्की। तो मनु ने कभी भी अनार्किज्म का सपोर्ट नहीं किया। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जिसमें स्टेटमेंट ए और बी थी। हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज इंक्लूड। नॉलेज की जो ब्रांचेज है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? देखो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंडा नीति। जिसमें भी ये 4 ऑप्शन होंगे ना, त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी, दंडा नीति, वो उसका इसका कौटिल्य की जो नॉलेज ऑफ ब्रांचेज है उसका आंसर हो जाएगा। अन्वीक्षिकी का मैं आपको मतलब समझा दूँ, फिलॉसफी एंड क्रिटिकल इंक्वायरी। अन्वीक्षिकी का मीनिंग है फिलॉसफी एंड क्रिटिकल इंक्वायरी। त्रयी का क्या मतलब है? 3 वेदास के बारे में बात करते हैं त्रयी। त्रयी 3 वेदास के बारे में। वार्ता, वार्ता का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड के बारे में बात की है किसने? कौटिल्य ने। ठीक है, दंडा नीति, साइंस ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड पनिशमेंट, मतलब जो भी स्टेट में क्राइम करता है उसको पनिशमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में क्या बताया गया है? त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी एंड दंडा नीति के बारे में बताया गया है। क्लियर है चीज़ें? आंसर नंबर 37 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, द टर्म प्रकृति इन शुक्र नीति डिनोट्स। प्रकृति किसके बारे में बात करती है? प्रकृति, प्रकृति बात करती है नेचर ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में। साप्तांग थियरी के बारे में बात करती है प्रकृति। साप्तांग थियरी, 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, 7 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो प्रकृति किसके बारे में बात करती है? 7 लिम्स ऑफ द स्टेट के बारे में यानी कि बात करती है। क्लियर है चीज़ें? विच वर्क वॉज नॉट कंपोज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। इनमें से कौन सा वर्क राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कंपोज नहीं किया गया? क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी थोड़ी पुअर है। ठीक है, बट आप इससे रिवाइज करेंगे तो आपको रिवीजन अच्छी हो जाएगी। आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक है, ये जो बुक है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कंपोज नहीं की गई। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे ये बुक किसके द्वारा कंपोज की गई है। क्लियर है चीज़ें? कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे या मैं बता दूं? चलो मैं बता देती हूँ। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बुक कंपोज की गई है। आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसने कंपोज की?
बाल गंगाधर तिलक ने कंपोज की है। आप इसको पूरा पीडीएफ को आप रिवाइज़ कर लेना, पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लेना, 2 बार इस वीडियो को देख लेना, आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। रिटर्न टू वेदास, रिटर्न टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला। 39th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, लास्ट क्वेश्चन बाकी है अपना, ठीक है। 39th क्वेश्चन क्या है? रिटर्न टू वेदास, दयानंद सरस्वती ने बात कही है रिटर्न टू वेदास की, ठीक है। 40th क्वेश्चन देख लेते हैं। 40th क्वेश्चन क्या है अपना? अच्छा, विच फैक्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद से कौन सा फैक्ट रिलेटेड नहीं है? मैंने करेक्शन करके आंसर लिखा है, वैसे मुझे चारों ही फैक्ट लग रहे थे, ठीक है। एक छोटी सी बस करेक्शन करी है इसमें, छोटा सा स्लाइटली चेंज है। ऑप्शन नंबर सी में मार्च दिया हुआ है, वहाँ जनवरी आएगा, तो ये फैक्ट किससे रिलेटेड नहीं है? स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863, नॉट मार्च, ठीक है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, ना कि 12 मार्च को हुआ था। बाकी ये सारे फैक्ट किससे रिलेटेड है? स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल नेपोलियन, मतलब आध्यात्मिक नेपोलियन की संज्ञा किसको दी गई है? स्वामी विवेकानंद को दी गई है। 1897 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगर पूछ लिया जाए रामकृष्ण मिशन किससे एसोसिएटेड है? स्वामी विवेकानंद से एसोसिएट है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 में की गई, ठीक है। और उन्होंने ही अटेंडेड वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, स्वामी विवेकानंद, जो कि फेमस कॉन्फ्रेंस थी, शिकागो में हुई थी, कब अटेंड की? 1893 में अटेंड की। क्लियर है चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को रिवाइज़ ज़रूर करें, ठीक है। आई होप आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें आपको आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।